Hello and welcome guys in my channel, myself Arun Arya. Now we started a new series of biology with the fully NCERT, and our first chapter is the biomolecules. So guys, it's a very important chapter, and now we started it with line by line from NCERT. So let's start the chapter. The chapter is biomolecules. In first paragraph, we see that only two terms is important. Please underline it. First one is the एक क्वेश्चन है यहाँ बीच में देखिए what are the differences between the two lists. In absolute terms, no such differences could be made out. All the elements present in sample of earth crusts are also present in a sample of living tissue. It's an important line. All the elements present in a sample of earth crust are also present in a living tissue. मतलब जो भी अर्थ क्रस्ट पे कार्बन से फॉलोइंग कंपाउंड्स होगा वो लिविंग टिश्यू में भी होगा. ये बिल्कुल सही बात है. इसमें एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वो इसके अंतर्गत नहीं आता. हम अभी आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ हमें समझ में भी आएगा. ओके तो इससे सिर्फ हमें दो चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट वन इज़ द ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू. एंड सेकेंड वन इज़ द लास्ट में देखिए अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट. यहाँ से एक सिंपल लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं. इसका पूरा अगर आपको और अच्छे से समझना है, अभी टेबल देखेंगे हम, उसमें हमें समझ में आएगा. देन नेक्स्ट वन, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. यहाँ समझाते हैं कि हम केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं. तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है. इन्होंने सबसे पहले एक काम किया, एक वेजिटेबल ली या फिर एक पीस लिया लीवर का, उसे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाल दिया. क्या किया? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाल दिया, उसे ग्राइंड कर दिया. देन हम क्या देखते हैं, फिर उन्होंने इसे जलाया भी. फिर उन्होंने सिर्फ दो चीज़ें देखी हैं. क्या? ग्राइंड करने के बाद जलाकर क्या एक ऐश बची, उसमें से फिर उसे छान लिया. छानने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं. एक क्या, एक छन्नी के ऊपर जो है और एक छन्नी के नीचे जो है. बस यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्या? ये समझने से पहले हम पहले वाली टेबल देखते हैं. इसमें सबसे पहले वेटेज दे रखा है. हाइड्रोजन का अर्थ क्रस्ट पर वेटेज है 0.14 और ह्यूमन बॉडी में 0.5%. यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ दो कंपाउंड्स हैं. एक ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर है 46.6 और ह्यूमन बॉडी में 65.0 यानी 65% ओनली. एंड एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पर 27% है, ह्यूमन बॉडी में ना के बराबर है. ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ हम लाइन देखेंगे एक अपनी, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. यहाँ एक एक्सेप्शन है कि इसके अंडर CO2 नहीं आता है. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हम CO2 को नहीं लेते हैं. ओके इट्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन. सो आगे एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि लिविंग टिश्यू, यहाँ पे अमाउंट दिया है 1 weighs a small amount of living tissue से अ लीफ और लीवर एंड दैट इज कॉल्ड द वेट वेट. मतलब गीला वेट लिया, इसका कोई ज़्यादा कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं इसे बाद में. इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ यहाँ ऐश के ऊपर पूछता है, ऐश क्या क्या कंटेन करता है, मतलब जला हुआ राख बची है वो क्या क्या कंटेन करता है. तो ये देखो, द ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, magnesium, etc. and inorganic compounds like sulfate, phosphate are also seen in acid soluble fraction. तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा. आगे ये सिंबल्स आप सबको पता होंगे, सोडियम का Na पॉजिटिव, पोटेशियम, ये इन्होंने सिर्फ इसका वो
आयंस दिखाएं क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ओके, आगे देखते हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा। यहाँ से कोई क्वेश्चन ऑफ नहीं हो सकता। यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे, फॉर अ केमिस्ट फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे थोड़े बहुत हम, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस एंड फैटी एसिड्स। ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप होते हैं। सो आगे देखते हैं हम। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is alpha carbon। और जिसके अंदर अल्फा कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। क्या समझे, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं इसके अंदर, एक क्या अमीन ग्रुप और एक एसिड। वो क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऐसे ही समझ जाओगे आप। अल्फा अमीनो एसिड से क्या, अल्फा आपको पता है कि समूह में जुड़ा हुआ है अच्छा खासा, अमीनो मतलब अमीन्स है उसके अंदर, और एसिड है ही इसके अंदर। ये सब्सटीट्यूटेड मेथेन्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं राइट और रॉन्ग में। अब आगे देखते हैं। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग the 4 valency positions. They are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable groups designated as R group। इसे हम आगे डायग्राम में देखेंगे। आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ जीटर आयन ये सब हमें बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम्स देखते हैं। यस, तो ये बिल्कुल रटने की चीज़ है। जैसे शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, ग्लूकोज। ग्लूकोज सबको पता है C6H12O6 इसका नाम होता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखने लायक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसे ही यहाँ राइबोस, फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी कईयों को याद नहीं रहता। C5H10O5। ओके, देन ग्लाइसिन, अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन, एलिनिन एंड शेरिन आते हैं। फैटी एसिड में पॉमेटिक एसिड आता है, इधर ग्लिसरॉल, और ये ट्राइग्लिसराइड, R1 R2 R3 इसके फैटी एसिड होते हैं। बस एक बार देख लेना कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन होता है। फैट्स एंड ऑयल्स, यहाँ पर लिपिड्स देखेंगे हम, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर देख लेना इनके भी। एंड देन हम देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो अब बैक आते हैं। हमने यहाँ देखा था अच्छा खासा, ये दे रखा है बी इज कॉल्ड जिटर आयनिक फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि यहाँ पे बी क्या है, ऑप्शन में दे देगा व्हाट इज बी, या जिटर आयनिक पूछ लेगा, ये ऑप्शन में दे देगा। इस तरीके के 4-5 ग्रुप ABC करके। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये याद रखना है, और आर की जगह कौन कौन से कंपाउंड्स दिए होते हैं बस ये इनमें दिया होता है, और कुछ नहीं है यहाँ इस पैराग्राफ में। बस यहाँ पे थोड़ी जनरल चीज़ें आपने थोड़ा नहीं पढ़ा है, 9th 10th 11th थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सबको पता है, DNA RNA फंक्शन है, जेनेटिक मटेरियल सबको पता है, बहुत बेसिक है। आगे आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसके लिए हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे अभी। देन वी सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो सबसे पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखते हैं, क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होता है। तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें पिगमेंट्स दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन। ट्रेपेनॉइड में मोनोट्रेपॉइड एंड डाइट्रेपेंस। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एप्रिन एंड राइसिन। लैक्टिन में कन्वेक्टिन ए। ड्रग्स में वाइन ब्लास्टिन, सर्क्यूमिलिन। एंड पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स एंड सेलुलोज। ये सब है। यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस, और ज़्यादा पढ़ने की जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पढ़ते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसे देखो बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मैक्रो मीन्स क्या होता है,
चलो ठीक है, मैक्रो छोड़ो, आप बताओ माइक्रो मीन्स क्या होता है। माइक्रोमीटर पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, स्मॉल क्वांटिटी होती है। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। माइक्रोमीटर या माइक्रोस्कोप ये सब देखो ना, इसे छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, और मैक्रो मीन्स बड़ा। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन समझाइए आपको, दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन, जिनका वेट 18 से 800 डाल्टन होता है, उसको क्या रखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर में रखते हैं उसे, और अदर्स क्या होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बस इतना यहाँ से याद रखना, और इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से देख लेना बस। अब आ गया एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, सेलुलर मास का कितना परसेंट होता है इसमें, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1%। यहाँ पे एक लाइन और देखने लायक है कि द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये हमने सेल में पढ़ा हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर है, तो इसलिए इसे दोबारा आपका रिवीजन के लिए है बस ये, और क्या ये लाइन देखिए आगे और इम्पोर्टेंट है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स। ओके फिनिश। इसके आगे हम देखते हैं प्रोटीन्स। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे से क्वेश्चंस भी स्टार्ट होते हैं बनने। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ बस क्या रखना है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये आपको याद ही रहेगा, पहली लाइन है। और क्या पॉलीपेप्टाइड याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके इजी है। आगे देखो, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कोई भी प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर होगा, एमिनो एसिड का। क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ से भी, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। इन्होंने 20 टाइप्स के आपको एमिनो एसिड बताए हैं, जिसमें से कुछ हैं एग्जाम्पल एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमाता है बच्चों को। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। आगे, अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n numbers of times. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons. ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी मिनरल न्यूट्रिशन में। यहाँ से हम एक चीज़ और याद रखो, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ओके आगे एक चीज़ और, देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, दो टाइप के होते हैं अमीनो एसिड्स भी। अब इन्हें और पढ़ना है सबसे पहले। अब कुछ प्रोटीन्स हैं और उनके फंक्शन है कि वो काम क्या करते हैं प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन 14 का काम क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन का एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन्स, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन एजेंट, रिसेप्टर एंड ग्लूट4। ये आपको मैचिंग वगैरह में देखने को मिल सकती है, सिंपली फंक्शन मिलेगा। ग्लूट4 नीट में बहुत पड़ा है। आगे यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को की फुल फॉर्म है, अब तक आया नहीं है क्वेश्चन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ओके ये पूछ सकता है आपसे कि मोस्ट एबंडेंट में क्या इन द होल बायोस्फीयर, इजी क्वेश्चन रहना चाहे तो। देन हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे सेकेराइड, पॉली मीन्स बहुत सारे, और सेकेराइड्स में सेकेराइड जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि से कार्बोहाइड्रेट प्रोनाउंस कर सकते हैं। कैसे, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट पढ़ते हैं इसे। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोई चांस नहीं है, खुद ही देखो लाइन से क्वेश्चन बनने के। नीचे आओ, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहाँ आओ। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड consisting the only one type of monosaccharide, that is glucose. सेलुलोज क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन
plant tissue. Animals have another variant called glycogen. Insulin is a polymer of fructose. ये important line है, इंसुलिन किसका पॉलीमर है? In a polysaccharide chain, say glycogen, the right end is called the reducing end and the left end is called non-reducing. ये कोई important नहीं है आपके लिए. नीचे आओ. The starch I2 is blue in color. कलर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है. ये starch forms helical secondary structure. Okay, cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2. क्वेश्चन बना नहीं है पर चांसेस है यहाँ से बनने की. ठीक है, एक बार यहाँ स्ट्रक्चर देख लेना, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में नहीं आता है यहाँ से. ओके, आगे आओ. प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज. सबने पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी. पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प और फाइब्रोस सेलुलोज, ये सब वहीं का है. ये आपको रिवीजन थोड़ा सा कराया उन्होंने बस. आगे आओ, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. यस, ये लाइन है देखो. दे हैव as building blocks amino sugars and chemically modified sugar. Example glucosamine and acetyl glucosamine. यहाँ से यहीं से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं किसी तरह उठा के. ओके, आगे पढ़ो. Exoskeletons of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin. These complex polysaccharides are mostly homopolymer. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा. देखेंगे हम अगला नेक्स्ट पार्ट में. अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं. बाकी थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड न्यूक्लिक एसिड से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉलो अप करेंगे. सो लेट्स क्रैक इट.